पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। Audio Jungle. नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ की घटना पर हाई अलर्ट, बालाघाट जिले में सक्रिय है 6 नक्सली दलम। बालाघाट जिले की सीमा से सटे गांवों में पुलिस चौकसी तेज, फोर्स की निगरानी में रहेगा बॉर्डर एरिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा, नक्सलियों के हर मंसूबे होंगे नाकाम। एसपी ने दिए बॉर्डर सुरक्षा के कड़े निर्देश। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं हो रहा है सुधार, चिकित्सीय कार्यप्रणाली के चलते आम लोगों में आक्रोश। उचित उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भटकता रहा पैगा परिवार। 4 दिन ट्रामा सेंटर में रखकर जबलपुर किया गया रेफर। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से उपचार करने पहुंची थी प्रसूता। ब्लड बैंक में रक्त का टोटा, रक्त के लिए भटक रही है जरूरतमंद। रक्तदान के लिए नहीं पहुंच पा रहे रक्तदाता, रक्त की भारी कमी से जूझ रहा ब्लड बैंक। ब्लड बैंक कर्मियों ने की रक्तदान की अपील, रक्तदाताओं के लिए डीसीटी वैन की सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले की घटना के बाद बालाघाट जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले के छत्तीसगढ़ से लगे गांवों में पुलिस सर्चिंग तेज कर दी गई है और सभी नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील एरिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पुलिस पार्टी की तैनाती करते हुए नक्सली मूवमेंट पर कड़ी निगरानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस फोर्स पर हमला किया था, जिसमें जवानों ने नक्सलियों की बहादुरी से सामना करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इसी के तहत बालाघाट जिला भी नक्सली गतिविधियों को रोकने अलर्ट पर रहेगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि बालाघाट जिले में नक्सली मूवमेंट पर कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। कुछ महीनों पूर्व नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य रोकने तथा दहशत फैलाने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस पार्टी लगातार जंगलों की सर्चिंग कर रही है। बालाघाट जिले में नक्सली अपना ठिकाना बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस की लगातार कार्यवाही से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। 2 दिन पूर्व छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा की गई घटना पर बालाघाट जिले के संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस पार्टी लगातार जंगलों में सर्चिंग कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सली अक्सर बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद छिपने के लिए नए ठिकाने की तलाश में होते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ की सीमा पर हाई अलर्ट रखा गया है ताकि नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके और बालाघाट जिले की सीमा में उन्हें घुसने न दिया जाए। ये जो एक घटना जो आप सभी के संज्ञान में है, इससे संबंधित पूरे ही हमारे बालाघाट जिले में जितनी भी चौकी हैं, पुलिस थाने हैं और आउटपोस्ट हैं, उनमें सभी में अलर्ट जारी किया गया है। हमारा फोर्स सीआरपी हो या हॉक फोर्स हो, जिला पुलिस बल, एसएएफ, सभी लोग पूरे एहतियात के साथ पूरे एसओपी को पालन करते हुए अभी एरिया डोमिनेशन की और जंगल सर्चिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा क्योंकि हमारे ज़िले में जुड़ी हुई है, ट्राई जंक्शन एक बनता है, तो उस सीमा में आवागमन को रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए लगातार उस क्षेत्र में हमारे द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरह से और भी अन्य क्षेत्र जो आवागमन के साधन हैं उन पर भी, और अन्य जो नेटवर्क हैं जैसे कि जो फाइनेंशियल नेटवर्क है या कहीं से तेंदुपत्ता या अन्य क्षेत्रों में जो कार्य चल रहे हैं, उनमें भी यदि कोई इस तरह की शिकायत प्राप्त हो रही है तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में बालाघाट जिले में 6 नक्सली दलम कार्य कर रही हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र होने से छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के साथ ही अन्य प्रदेशों में पहुंचते रहते हैं। बालाघाट जिले की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और फोर्स की तैनाती है। बीते दिनों जिला पुलिस बल की कार्यवाही से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं और बड़ी सफलता भी मिली है।
इसी तरह नक्सलियों से निपटने फोर्स लगातार तैनात है और नक्सल प्रभावित गांवों में भी चौकसी बरती जा रही है। बालाघाट में जो वर्तमान में अपने 5 से 6 दलम के होने का यहाँ पे सूत्र हमको प्राप्त होते हैं। लगातार उनकी गतिविधियाँ भी बनी रहती हैं और पिछले कई आपने देखा होगा कई महीनों में जो घटनाएं दुर्घटनाएं भी इस क्षेत्र में हुई हैं, जैसे कि कुछ वाहनों को आग लगाने वाली घटना जिनके द्वारा कारित की गई, उसके पहले भी कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए। तो लगभग 6 दलम के बालाघाट ज़िले में एक्टिव होने की। बालाघाट जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई प्रयास किए गए, लेकिन यहां स्वास्थ्य प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर आम नागरिकों में खासा आक्रोश ही दिखाई पड़ता है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र ही नहीं अपितु जिले के आदिवासी अंचलों से भी जिले के ट्रामा सेंटर में प्रसूताएं पहुंचती हैं, लेकिन यहां स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहां प्रसूताओं को स्वास्थ्य सेवाएं तो कम, परेशानियां ज्यादा मिलती हैं। ऐसा ही कुछ मामला 6 अप्रैल को बालाघाट के ट्रामा सेंटर में देखने को मिला, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पहुंचे एक बैगा परिवार को इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। जानकारी के अनुसार गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंट्रा प्रीविया जैसी परेशानी से जूझ रही एक आदिवासी महिला को जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार नहीं मिल रहा है। स्त्री रोग विशेषज्ञ गीता बारमाटे ने इलाज करने की बजाय महिला को जबलपुर रेफर कर दिया, लेकिन वे जाने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इस गरीब आदिवासी परिवार के सदस्यों ने कहा है कि उन्हें अगर बालाघाट में इलाज ठीक ढंग से नहीं मिला तो वे अपने घर जाकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन जबलपुर नहीं जाएंगे। जानकारी के अनुसार बिरसा क्षेत्र के ग्राम बांद्री निवासी कोसरिया मरकाम की बेटी को गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने के बाद प्रसव के लिए सोनगुड्डा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। लेकिन गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर विकसित होने वाली संरचना, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, को नहीं निकाला जा सका। इसे देखते हुए महिला को बालाघाट रेफर किया गया है, जहां बीते 4 दिनों से महिला को ठीक से उपचार नहीं मिलने और प्लेसेंटा प्रीविया को नहीं निकाले जाने के कारण तकलीफ बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए महिला के परिजनों को चिंता सताने लगी तो उन्होंने महिला चिकित्सक से चर्चा की, लेकिन उक्त महिला चिकित्सक ने प्रसूता को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। इसी को लेकर महिला के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बेटी का इलाज यहीं पर हो, वे किसी भी हालत में जबलपुर नहीं जा सकते हैं। परेशानी हमारी बेटी के डिलीवरी आई साहब, डिलीवरी आई तो हम पहली भर्ती हुए न सोनगुड्डा से फूल को काट दिया, बच्चा को अलग कर दिया और हमें भेजा दिया बालाघाट हॉस्पिटल। बालाघाट हॉस्पिटल में आज हम हो गए चौथा दिन में भी हमारे यहाँ बेटी को फूल नहीं झड़ा, तो हमें जाओ कहते जबलपुर। तो जबलपुर जाने के हम बालाघाट में तो भुलाते हैं साहब, तो जबलपुर हम कहाँ जा सकते, यही बात है। तो यहाँ इलाज नहीं हो रहा है? इलाज यहाँ नहीं हुई हमारी बेटी की। अभी स्थिति कैसी है बेटी की? बेटी की तो अभी ठीक ही है, थोड़ा सी हाउस में बोलते चालते, चाय पानी भी थोड़ा थोड़ा पीते। अब जबलपुर नहीं जाओगे तो फिर ऐसे में कैसा होगा? अब हम देखे नहीं साहब कभी बापुपुर का से हमारे दादी देखे ना, हम देखे ना, कोई जानन की नहीं। जबलपुर क्या नाम है लड़की का? लड़की का कुंवरिया बाई। और डिलीवरी हो गई उसकी? डिलीवरी हो गए। तो जबलपुर जाओगे नहीं? आओ नहीं जान साहब, हम नहीं जा सकन उतना दूर, भले घर आपस हो के हम मर जाबो वही चल जाए, फिर घर नहीं जा सकते। यही इलाज हो, यही चाहते हैं। यही इलाज हुई तो हम यहाँ करवा सकते हैं इलाज। क्या नाम है आपका? कोसरिया मरकाम। आदिवासी परिवार की इस मनोदशा पर सिविल सर्जन ए.के. जैन का कहना है कि प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलने के कारण उन्हें जबलपुर रेफर किया गया था, लेकिन वे जाने को तैयार नहीं हैं। इसलिए उनके द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञ गीता बारमाटे से चर्चा कर उनका यहीं पर इलाज करने के लिए कहा गया है। मैंने उसके जो डॉक्टर गीता बारमाटे हैं उनसे चर्चा की है मैंने, उसका डिलीवरी हो गई है, लेकिन उसका प्लेसेंटा शायद नहीं निकला है। डॉक्टर ने प्रयास किए थे लेकिन उसको अभी नहीं निकाल पाई हैं, तो फिर उन्होंने इसलिए उसको कहा था कि वो मेडिकल कॉलेज जबलपुर चली जाएँ और उसके लिए वाहन की व्यवस्था 108 तैयारी करी गई थी। लेकिन वो मरीजों के परिजनों ने और ये कह दिया है कि नहीं, हम किसी भी स्थिति में हम जबलपुर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मैंने फिर से चर्चा की है मैडम से और हम सतत निगरानी में उसको रखेंगे और जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो हम उसके लिए करेंगे। तो अभी ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है सर कि उसको भेजा जाए? अभी वो मैडम ही बता सकती हैं, डॉक्टर गीता बारमाटे उसे देख रही हैं, बाकी वस्तुस्थिति से वो अब अवगत करा सकती हैं। तो आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराया अभी तक बारमाटे? हाँ, उन्होंने जो बताया वो मैंने आपको अभी बताया ना। ठीक है, थैंक यू।
कोरोना संक्रमण काल में जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, वहीं ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी हो गई है। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में मंगलवार को रक्त नहीं होने से गंभीर मरीजों और जरूरतमंदों को ब्लड नहीं दिया जा सका। वर्तमान समय में टीकाकरण चल रहा है, वहीं कोरोना संक्रमण काल के 1 वर्ष पूर्व जैसे हालात अब ब्लड बैंक में बन गए हैं। रक्त उपलब्ध नहीं है और जिन्हें रक्त की कमी है, जिन्हें रक्त की जरूरत है, उन्हें भटकना पड़ रहा है। कोरोना ने मानव जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जहां एक ओर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण भी चल रहा है। 1 वर्ष पूर्व मार्च माह के बाद लगे लॉकडाउन में जिला चिकित्सालय में रक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। यही हालात अब एक बार फिर बन गए हैं। गंभीर मरीज एवं सिकल सेल से पीड़ितों के साथ ही गर्भवती प्रसूता महिलाओं को रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके परिजन जब ब्लड बैंक में पहुंच रही हैं तो उन्हें रक्त नहीं मिल पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह रक्तदाताओं की ना पहुंचने की है। सामाजिक संगठन, फोर्स के जवान, जागरूक नागरिक समय समय पर रक्तदान करने पहुंचते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से यह सिलसिला पूरी तरह समाप्त हो गया है और इसके फलस्वरूप ब्लड बैंक में रक्त की मांग तो लगातार बनी हुई है, लेकिन रक्तदाता न पहुंचने से रक्त कहां से उपलब्ध कराएं, यह हालात ब्लड बैंक कर्मियों के सामने बन गए हैं। देखा जाए तो रक्त को किसी प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता, बल्कि मानव से मानव को रक्त उपलब्ध होता है और जब रक्तदान ही नहीं किया जाएगा तो फिर रक्त कैसे आएगा, यह समझा जा सकता है। ब्लड बैंक कोऑर्डिनेटर श्यामा घाले ने बताया कि रक्तदाताओं को ब्लड बैंक तक पहुंचने के लिए कई सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर संदेश भेजे जा रही हैं। ब्लड बैंक में 50 यूनिट ब्लड संग्रहित रखा जाता था, जो जरूरतमंदों को आसानी से उपलब्ध होता था, जबकि यहां प्रतिदिन 20 यूनिट या उससे अधिक रक्त की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। अब हालात यह हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं है। जागरूक रक्तदाताओं से ब्लड बैंक ने अपील की है कि वे पहुंचकर रक्तदान करें ताकि आपके दिए हुए रक्त से किसी का जीवन बचाया जा सके। सिविल सर्जन AK जैन ने बताया कि रक्तदान के प्रति कई तरह की सोच लोग अपने मन में बना लेते हैं, जबकि रक्तदान जरूरतमंद का जीवन बचाता है और बालाघाट जिला ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने से ऐसे जरूरतमंद को बचाना मुश्किल हो सकता है, जिसे तुरंत रक्त की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन द्वारा जिले को रक्त संग्रह परिवहन वाहन उपलब्ध कराया गया है, जिससे कोई भी संपर्क कर कहीं भी रक्तदान कर सकता है। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है, क्या लगता है क्यों कमी हुई, क्या करेंगे? देखिए, एक तो क्या होता है कि रक्त की आवश्यकता काफ़ी रहती है और रक्त हमें चूँकि मानव से ही मिल सकता है, तो निश्चित रूप से रक्तदान से ही हमें ब्लड लेना पड़ता है। अभी कुछ कोरोना के संक्रमण की गतिविधियां तेज होने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों के मन में ऐसी बात आ रही होगी शायद कि रक्तदान ऐसे हम कैसे करें। लेकिन हमारे पास आज की तारीख में, जैसा कि आप सबके माध्यम से पब्लिक को मालूम ही है लोगों को, कि हमारे पास एक VT वैन है जिसमें कि सारी सुविधाएं हैं। तो हमारा ऐसा कहना है कि छोटे छोटे ग्रुप में भी लोग इकट्ठे होकर और VT वैन के सदुपयोग करें और 4-4, 6-6, 8-8 लोग भी अगर रक्तदान करें कहीं एकत्रित होकर, तो हम VT वैन को उपलब्ध करा सकते हैं और जिसमें कि सारी सुविधाएं हैं। तो पलंग लगाना, टेंट लगाना और एयर कंडीशनर या कूलर की व्यवस्था करना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। वो लोग कहीं पे भी बुलवा सकते हैं गाड़ी को, जहाँ गाड़ी चली जाए, और वहाँ पे जाके ये छोटे छोटे, तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि छोटे छोटे समूह में इस तरह से करें। और हमारे यहाँ डॉक्टर वर्मा साहब हैं, उनसे संपर्क स्थापित करें और छोटे छोटे कैंप लगाएं। तो अगर हमारी गाड़ी दिन भर चलती है, 2-3 जगह जाती है, 10-15 यूनिट ब्लड भी 25 यूनिट लेके आती है, तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग की बात होगी और अस्पताल सुचारू रूप से चल जाएगा। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि छोटे छोटे ग्रुप में आप रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान एक महती कार्य है और जिसकी हमें आवश्यकता बनी हुई है और ये देना बहुत जरूरी है। सर, कहा जा रहा है कि जो टीकाकरण करवा रहा है उन्हें जो है कुछ समय के लिए टीकाकरण करने के बाद 28 दिनों तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। लेकिन टीकाकरण तो अभी 45 साल से ऊपर की आयु का हो रहा है, लेकिन युवा हमारे 25 से 40 साल के बीच में जो है वे तो रक्तदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, वे रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदाताओं की सुविधा के लिए बालाघाट में BCT वैन उपलब्ध है, जिसमें किसी भी वार्ड, गांव एवं क्षेत्र में सूचना पर यह बस भेजी जा सकती है। इसका लाभ यह है कि जो ब्लड बैंक तक नहीं पहुंच सकते, साथ ही किसी जन्मदिन या किसी अन्य खुशी के मौके पर लोग रक्तदान करना चाहते हैं, उन्हें उनके चाहे गए स्थान पर यह उपलब्ध हो सकती है।
ब्लड बैंक बालाघाट ने रक्तदाताओं से अपील की है कि इस सुविधा का लाभ लेकर वे रक्तदान कर किसी के जीवन को बचाने में अपना अमूल्य योगदान दे सकती हैं। सारा ऐप पर पटवारियों की ऑनलाइन हाजिरी लेने की शुरुआत की गई है, जिसका विरोध भी पटवारियों ने शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में सारा ऐप से हाजिरी के इस नियम को तत्काल बंद करने की मांग को लेकर एकजुट हुए पटवारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी है कि उनकी मांग को नहीं माना गया तो 10 अप्रैल को पटवारी सामूहिक रूप से ऐप को मोबाइल से हटा देंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष अरुण बिरनवार ने बताया कि पटवारियों की ग्राम पंचायत मुख्यालय उपस्थिति सारा ऐप पर सार्थक मॉड्यूल ऑप्शन के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया है और इसे प्रयोग के तौर पर धार जिले के बदनावर और भोपाल के बैरसिया से शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि पटवारी संवर्ग 24 घंटे सातों दिन कई सारे शासकीय कार्य कर रहा है। यह प्रदेश के पटवारी साथियों की मेहनत का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश शासन को राजस्व संबंधी सेवाओं पर नंबर 1 आने से प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। बावजूद इसके शासन पटवारियों को महत्व न देकर प्रताड़ित करने की नीयत से ही इस तरह का प्रयोग कर रही है। मैं अरुण बिरनवार, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ बालाघाट। बताएंगे किस संबंध में आज यहाँ ज्ञापन सौंपने आए आप लोग? हम लोग मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पे सार्थक ऐप के विरोध में जो है हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसके विरोध में जो है आयुक्त महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। क्या कुछ परेशानियाँ और दिक्कत का सामना करना पड़ा है इस ऐप से आप लोगों को? देखिए, पटवारी मूल रूप से जो है वो फील्ड का कर्मचारी है और होना ये चाहिए था कि जिन व्यक्तियों की ड्यूटी 10:30 बजे से 5 बजे तक की है, ऑफिस वर्क जिनका है, उनके लिए इसको लागू करना चाहिए था। पटवारी सुबह 6:30-7 बजे अपने फील्ड में निकलता है और उसको फिर जो है फील्ड का काम छोड़ के 10:30 से 11 बजे अपने ऑफिस में आके फिर जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। फिर मान लो किसी निर्वाचन में काम है या अन्य कहीं और जाँच में है, उसके बाद में उसको 5 बजे फिर आके अपनी अटेंडेंस लगाना है, तो ये संभव नहीं है। या जिले में निर्वाचन का काम कर रहा है या अन्य कहीं पे जहाँ अधिकारी बताए वहाँ आके काम करता है, 24 घंटा पटवारी काम करता है। ऐसी स्थिति में पटवारी के ऊपर सार्थक ऐप को थोपा जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आज आप लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं, जल्द ये आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो आगने वाले समय में क्या करेंगे आप लोग? प्रांत के निर्देशानुसार अगर 10 तारीख तक हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती है, सारा ऐप से अगर सार्थक ऐप को अगर नहीं हटाया जाता है तो 10 तारीख के बाद उसको अनइंस्टॉल कर दिया जाएगा, सारा ऐप को ही। पटवारियों ने बताया कि संसाधनों के अभाव में पटवारी अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। वहीं पटवारियों की कई वर्षों से लंबित मांगों में 2800 वेतनमान, यात्रा भत्ता, स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने, स्थायी कार्यालय पदोन्नति, समयमान, वेतन विसंगति दूर करने, स्थायीकरण सहित कई मांगों को पूर्ण करने की बजाय उन्हें प्रताड़ित करने के नित नए तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक अधिकतर पटवारियों को स्मार्टफोन क्रय राशि का भुगतान नहीं किया गया है और 50,000 रुपये की लागत वाला लैपटॉप पटवारियों द्वारा स्वयं से खरीदने के लिए वेतन रोकने, दंडित करने आदि रूप से अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। वहीं अब सारा ऐप के माध्यम से प्रताड़ित करने का नया तरीका खोजा गया है, जिसका पटवारियों ने विरोध कर इस प्रयोग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। परिवहन विभाग में वेतनमान, भर्ती प्रक्रिया एवं अन्य समस्याओं को लेकर जिला परिवहन कार्यालय के कर्मचारी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही हैं, जिससे परिवहन विभाग का कार्यालयीन कामकाज ठप रहेगा, जिससे परिवहन कार्यालय में पहुंचने वालों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। जिला परिवहन विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शासन के आदेश अनुसार किसी भी लोक सेवक पर बिना जांच के केस दर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस ने हाल ही में टीकमगढ़ और रायसेन में बिना जांच के हमारे साथी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह नियमों का उल्लंघन है, इसका हमारे कर्मचारी संगठन विरोध करते हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग में स्टाफ की कमी है, कर्मचारियों पर काम का दबाव है, उड़न दस्तों में 4 से 5 लोगों का स्टाफ है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोई भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सीधे आरटीओ को निलंबित कर दिया जाता है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हर बार हम लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं तो सरकार आश्वासन देती है, लेकिन अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। बता दें कि 7 अप्रैल से प्रारंभ हो रही इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर जिला परिवहन अधिकारी ने कलेक्टर बालाघाट के नाम एक पत्र भी लिखकर हड़ताल की जानकारी दी है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।